हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो हम लोग पढ़े हैं करंट डेंसिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोग समझे थे। आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का पूरा टॉपिक, पूरा लेक्चर ओम्स लॉ पे चलेगा और हम लोग ओम्स लॉ को कवर करेंगे इस टॉपिक में, और बहुत ही आसान तरीके से ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। और ओम्स लॉ जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसको कोशिश कीजिए अच्छी तरीके से समझने का, और जितना हो सके आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि हम पिछले सेशन में भी आपको बताए थे कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको समझाया जाता है, आप उस थ्योरी को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप तुरंत में भूल जाइएगा। तो जितना हो सके आप खुद से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ को समझने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है ना। ओम्स लॉ को समझने से पहले हमें रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है। रेजिस्टेंस हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध कहते किसको है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, तो देखा ये जाता है कि सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि कोई भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा भौतिक रीजन, फिजिकल कारण, फिजिकल कॉज की हमको जरूरत पड़ती है। बिना फिजिकल कुछ ऐसा क्रिएट किए हुए कोई भी चीज को चलाना इम्पॉसिबल है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लें, जैसे हमको अगर लिक्विड को चलाना है, तो लिक्विड को अगर कहीं पर भी चलाना है तो या तो हमको स्लोप करना पड़ेगा, स्लोप बनाना पड़ेगा, या फिर मुझे प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करते हैं तभी लिक्विड चल सकता है, ठीक है। उसी तरीका से जैसे कि टेम्परेचर को चलाना है, जैसे कि हमको हीट को चलाना है तो टेम्परेचर में हमको डिफरेंस क्रिएट करना होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मतलब हीट कवर करती है। उसी तरीका से जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि पानी है, ठीक है, और ये टेबल पे कुछ पानी का मॉलिक्यूल रखा हुआ है। टेबल ले लिए और इस टेबल पे ये पानी का मॉलिक्यूल है। अब टेबल की हाइट अगर देखें हम, तो ये हाइट भी h है और ये वाला हाइट भी h है। अब इस पे अगर हम पानी को रख दे और बोले पानी को चलो, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पानी चलेगा। अगर हमको पानी को चलाना है तो आपका आंसर ये होगा कि अगर पानी की इस मॉलिक्यूल को आगे बढ़ाना है, चलाना है, तो आपको हाइट में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसी टेबल को हम इस तरह से रखें कि एक तरफ का हाइट को हम बढ़ा दें और एक तरफ का हाइट को हम घटा दें, इस तरह से कुछ कर दें, हम टेबल कुछ ऐसा बना दें कि हाइट ऐसे होकर के और टेबल ऐसा बन जाए कुछ। यहाँ पर का हाइट देखे अब हो गया 2h और यहाँ पर का हाइट सपोज हो जाए h/2। अब यही पानी का मॉलिक्यूल को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं रुकेगा, बल्कि ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीका से जिस तरह से हम देख रहे थे कि पानी के मॉलिक्यूल को चलाने के लिए टेबल के हाइट में डिफरेंस क्रिएट करना होता है, तो उसी तरह से कंडक्टर में, जिस तरह से हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कंडक्टर में जब आवेश चलता है ना, चार्ज जब फ्लो करती है तो हम लोग उसको धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो उसी तरीका से कंडक्टर में आवेश को चलाने के लिए, आवेश ऐसे चलता नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के साथ साथ कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, यानी पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। जिस तरह से हम देखिए पानी के मॉलिक्यूल को टेबल पे गिराने के लिए हमको स्लोप बनाना पड़ा, यानी हाइट में डिफरेंस किए। इधर पहले ये हाइट और ये हाइट, अभी दोनों हाइट में डिफरेंस देखे तो हाइट डिफरेंस अगर देखे हम तो 0 है, क्योंकि h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, तो h - h हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हाइट में डिफरेंस जो है, तो हाइट डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे तो 2h - h/2, यानी कि 2h में से हाफ h चला जाएगा तो 3/2h बचेगा, है ना, मतलब 1.5h बच जाएगा आपका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइट में डिफरेंस करते हैं तब जाकर के पानी का मॉलिक्यूल चलता है। तो सेम उसी तरीका से अगर हम कंडक्टर की बात करें, सपोज ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है,
तो इस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए हम लोगों को कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, यानी इधर का पोटेंशियल अलग होना चाहिए और इधर का पोटेंशियल अलग होना चाहिए। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, है ना, यानी कि उस कंडक्टर में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। हम ऐसा कर सकते हैं। तो धारा को प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। हिंदी में अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में हम विभवांतर कहते हैं। तो हम लोगों को कंडक्टर के ऊपर विभवांतर लगाना पड़ेगा। एक तरफ का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और दूसरे तरफ का लो होना चाहिए। तो सपोज मान लो कि इसको हम भी पोटेंशियल डिफरेंस वाले बैटरी से लाकर के जोड़ दिए, तो अब इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया और सपोज वो करंट कितना फ्लो करता है, आई। तो जैसे ही हम देखते हैं जब किसी कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर में जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अगर हम इसको डिफाइन कर ले तो कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब किसी चालक पर विभवांतर जोड़ा विभवांतर लगाया जाता है, इस तरह से लिख सकते हैं हम, विभवांतर लगाया जाता है, तब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात, इसको हम मिटा दें, को प्रतिरोध कहा जाता है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है, हम एक चालक लिए, उस पे हम एक सेल से, एक बैटरी से कुछ भी जोड़ करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में, तो इस चालक में विद्युत धारा बनना शुरू हो जाती है और वही विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। असलियत में प्रतिरोध जो होता है वो बाधा डालता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है वो, ठीक है। और सब कंडक्टर का अपना अपना एक विशेष गुण होता है, करंट में कितना बाधा डालना है, इस तरह का अपना अपना सबका गुण होता है कि वो कितना बाधा डाल सकता है। कोई दूसरा कंडक्टर है वो कितने करंट को रोक सकता है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो उसी तरीका से ये कंडक्टर अगर सपोज ले तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, इस करंट में कुछ न कुछ, यानी इलेक्ट्रॉन को चलने में कुछ न कुछ बाधाएं आती है, मतलब कुछ न कुछ कंडक्टर का अपना एक फिजिकल गुण होता है। वो फिजिकली गुण के कारण, फिजिकली क्वालिटी के कारण वो क्या करता है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ बाधा डालेगा और उसी बाधा को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिरोध किसी चालक का वह भौतिक कारक है जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा में बाधा डालता हो, मतलब रुकावट डालना। बाधा डालना मीन्स रुकावट डालना, यानी कि धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का काम यही है और हम प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम अगर इसका डेफिनेशन फॉर्मूला देखें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। R बराबर क्या होगा, V अपॉन आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि किसका किसका अनुपात है, विभवांतर और विद्युत धारा। तो देख रहे हैं यहाँ पे विभवांतर कितना है, V, और विद्युत धारा कितना है, I। तो विभवांतर और I के अनुपात को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, है ना।
अब प्रतिरोध का मात्रक की बात करें अगर हम, कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा मात्रक यूनिट। तो प्रतिरोध का मात्रक, तो देखते हैं भी यहाँ पे विभवांतर जो है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट हो गया। अब आई का होता है एम्पियर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, है ना। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो V का होता है वोल्ट और I का होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट पर एम्पियर। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका हम डायमेंशन देखते हैं, और डायमेंशन को थोड़ा से हम डिटेल्स में समझ लेंगे। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम फॉर्मूला से, या फिर अगर एसआई मात्रक हमको पता है तो हम किस तरह से डायमेंशन निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बताएंगे कि डायमेंशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से। चलिए तो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी देख रहे थे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू फॉर्मूला हो रहा था V अपॉन आई, है ना। तो V का यूनिट था वोल्ट, V का यूनिट क्या था वोल्ट था, और I का यूनिट क्या था एम्पियर था, है ना। तो V का यूनिट वोल्ट और I का यूनिट एम्पियर था। अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस का वीमा डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन को हम हिंदी में कहते हैं वीमा कहते हैं, है ना। तो वीमा क्या होगा डायमेंशन का। तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस का वीमा निकालने के लिए, डायमेंशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले वोल्ट का डायमेंशन चाहिए, एम्पियर का डायमेंशन चाहिए, है ना। और वोल्ट का डायमेंशन हमको पता नहीं है, तो हम देखते हैं वोल्ट। तो वोल्ट यानी V, है ना। V का यूनिट होता है वोल्ट, और V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। हम लोग पढ़ते हैं कि किसी आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं विभव कहते हैं। तो हम वोल्ट के जगह पे W अपॉन Q यानी जूल पर कूलम लिख सकते हैं। हम वोल्ट के जगह पे क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम। और जैसे एम्पियर था तो एम्पियर के जगह पे हम कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं। जैसे कि आपको धारा I बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। तो आप वहां पर देखिए होंगे Q का यूनिट कूलम होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो हम इसको कूलम और अपॉन सेकंड इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कूलम, ये कूलम नीचे आ जाएगा और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा जूल इनटू सेकंड, और नीचे हो जाएगा कूलम स्क्वायर। अब यहां से अगर आपको डायमेंशन जूल का पता है, अगर वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, है ना। अगर आपको जूल का पता है तो आप जूल का फाइंड कर सकते हैं, जूल से लिख सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो फिर आपको वर्क का भी फॉर्मूला से चेंज करना पड़ेगा, न्यूटन में आना पड़ेगा, है ना। तो कुछ बेसिक्स ही होती है डायमेंशन में, वो डायमेंशन में बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका लंबाई, लेंथ का क्या होता है डायमेंशन, है ना। टाइम का क्या होता है डायमेंशन। उसके बाद एरिया तो लेंथ में आ जाएगा, है। जैसे मास का क्या होता है डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है कुछ, जैसे जूल का आप याद कर लीजिए, न्यूटन का याद कर लीजिए। ये सब 3 4 5 जो है ये बेसिक में है, तो ये आपको याद। जैसे हम न्यूटन का लिख देते हैं, न्यूटन का होता है MLT-2, जूल का हो जाएगा ML2T-2। लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ का हो जाएगा L, टाइम की अगर बात करें तो टाइम का हो जाएगा T, मास की अगर बात करें तो मास का हो जाता है M, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा A। तो ये कुछ डायमेंशन है बेसिक सा, और ये चीज आप अगर याद रखते हो तो बाकी का आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला को तोड़ के। तो अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फाइंड करते हैं, जैसे जूल। तो जूल का क्या होता है ML2T-2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जूल के जगह पे ML2T-2। उसके बाद देखेंगे सेकंड। तो सेकंड का क्या होता है, यानी सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो टाइम का क्या होता है T होता है, तो हम यहाँ पे T लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कूलम। तो जैसे कूलम है तो कूलम यहां से हम देखते हैं IT। Q अगर देखेंगे, Q का आवेश का SI यूनिट होता है कूलम। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT, यानी कूलम के जगह पे I का होता है A और टाइम का T। अभी देख रहे थे इलेक्ट्रिक करंट का A
और टाइम का टी, तो 80, तो कूलम के जगह पे हम रख देंगे 80। अब देख रहे हैं कूलम का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दिए 80 स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब देखेंगे जो कटने वाला रहेगा उसको काटेंगे, जैसे टी से यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे एक टी है, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा ml2 t -2, और एक टी देखो यहाँ पे बच गया था प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ए भी यहाँ पे एक बच गया तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली हो गया ml2 t -2 -1 -3 a -1। ये आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकल गया। तो यहाँ पे हम तरीका भी आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये आपका फाइनल है ml2 t -3 a -1, ये डायमेंशन है। तो आप पूरा प्रोसेस को लिख लीजिए, और ये थोड़ा सा बेसिक जो आपको डायमेंशन में दे दिया गया है आप इसको भी याद रखो, ताकि आप कोई भी क्वांटिटी हो तो आप फाइंड कर सकते हो। ये बेसिक है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है कुछ एक दो एक्सेप्शन में, लेकिन ज्यादातर इतना ही रहता है। तो आप यहां से रेजिस्टेंस का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। चलिए, तो रेजिस्टेंस का हम लोग अभी डायमेंशन देखे। एक फेमस है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, है ना। रेजिस्टेंस का यानी कि हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम साहब ने प्रतिरोध के बारे में पता लगाया तो अपने नाम से दे दिया, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, ओम होता है। और ऐसे आपको वोल्ट पर एम्पियर भी बता दिए, लेकिन ज्यादा फेमस है ओम, है ना। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और अगर सिंबल की बात करें हम प्रतिरोध, तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। और हर चीज में जैसा कि अभी हम बताए हैं कि प्रतिरोध क्या है, तो एक तरह का फिजिकल केस है, वो किसी ने हर एक कंडक्टर में होता है, और उसका काम क्या है, तो करंट में बाधा डालना है ना, रुकावट डालना है। जैसे हम कुछ भी करेंगे हर जगह पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अभी हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करने में बाधा डालेगा। जैसे कि हम एक गेंद को अगर हम जमीन पे लुढ़का दें, तो अगर जमीन पे हम गेंद को लुढ़काएंगे तो कुछ देर के बाद जाकर के वो रुक जाएगा, तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन काम कर रहा है वहां पे, है ना। जमीन का जो भी है, जहां पे हम उसको सरफेस पे लुढ़का रहे हैं, तो सरफेस का फ्रिक्शन काम कर रहा है, और जो कि उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उस पर फोर्स क्रिएट कर रहा है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस काम कर रहा है, जिसके कारण वो रुक जा रहा है। हवा में भी ऐसा कुछ होता है, हवा का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। तो हर जगह पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी रुकावट डालना, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक करंट में रुकावट डाल रहा, उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो चलिए, रेजिस्टेंस के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर हो गया होगा, सीख के। हम यहाँ पे वो जो फॉर्मूला हमने बनाया है R = V/I, ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका यूज करेंगे ओम्स लॉ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है ना। जैसा कि आप 10th क्लास में ओम्स लॉ के बारे में आप पढ़े होंगे, यहाँ पे कुछ अलग आपको पढ़ना है। जैसे कि हम लोग करंट पढ़े हैं, करंट डेंसिटी आकर के हम लोग 12th क्लास से पढ़ते हैं, जबकि हम 10th क्लास में करंट डेंसिटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो करंट डेंसिटी से रिलेटेड हम लोग ओम्स लॉ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोनों चीज को पढ़ेंगे, जैसे हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं V = IR, ठीक है, ये 10th क्लास से पढ़ते हैं। तो हम उसी V = IR को यूज करके हम यहाँ पे कुछ नया भी करने वाले हैं। जिस तरह से V/I जो है वो, जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है V को हम चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, किसी कंडक्टर को ले लें, अगर जैसे ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस अगर R है, इस पे हम जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, जितना भी करंट इस पे अप्लाई करेंगे, इस रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल किस तरह से है, मटेरियल की प्रकृति क्या है ना, मटेरियल का एरिया क्या है, मटेरियल का टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो कुछ इसी चीज को समझते हुए ओम साहब ने अपना एक नियम दिया था। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी कंडक्टर, किसी चालक की भौतिक अवस्था को बिना बदले, भौतिक अवस्था मीन्स जैसे कि हम कोई चालक लिए और उस चालक को एक ऐसे स्थान पे रखे जहां का टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा,
ना ही उस तार की लंबाई में हम कोई बदलाव कर रहे हैं, ना ही उस तार के एरिया में कोई बदलाव कर रहे हैं, यानी कोई भी फिजिकल स्टेट में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। बस एक वायर लिए और ला करके इसको इस तरह से हम रख दिए और कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो हम जब इस तरह से ला करके वायर को रखते हैं और बिना फिजिकल स्टेट को बदले इसमें हम जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें उत्पन्न होने वाली धारा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इसमें धारा बनती है वो धारा के समानुपाती होता है। उन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि हम अगर एक कंडक्टर लिए, इस तरह से एक कंडक्टर लिए, कुछ ना कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन था जो दौड़ने का काम कर रहा था, और इसको लेकर के हम एक बैटरी से ला करके जोड़ दिए और वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था V, और यहाँ पे उसमें करंट फ्लो करने लगा I, और इस कंडक्टर को हम ऐसे जगह पे लाके रखे, इस चालक को, इस तार को हम ऐसे जगह पे लाके रखते हैं जहां का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जहां पर हम इस तार का एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, एरिया भी इसका कांस्टेंट है, लेंथ भी इसका कांस्टेंट है, लंबाई भी कांस्टेंट है ना, हर कुछ कांस्टेंट है। और उसके बाद जब हम भी पोटेंशियल डिफरेंस इस तार पे अप्लाई करते हैं तो इस भी के कारण जो I बनता है वो भी और I के बीच में जो रिलेशन होता है वो समानुपाती का रिलेशन आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भी का मान को बढ़ाते हैं तो I का मान भी क्या होता है बढ़ने लगता है। भी का मान जैसे बढ़ाते हैं तो I का मान बढ़ने लगता है। मीन्स रेजिस्टेंस इसका क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है ना, कितना रुकावट डाल रहा नहीं डाल रहा उससे कोई मतलब नहीं है। हम भी का मान को बढ़ाते हैं तो I का मान बढ़ता है, और भी का मान को घटाते हैं तो I का मान घटता है। और यही चीज को ओम साहब ने सबसे पहले देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को बिना बदले, यानी कि इसके साथ में आपको ये चीज को ऐड करना पड़ेगा इस नियम के साथ में कि कोई भी भौतिक अवस्था को बिना बदले अगर हम टेम्परेचर बदलते या एरिया बदलते तो ये चीज जो है, जो ये रूल है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये चीज फिर फॉलो नहीं करेगा। तो बिना हम सब कुछ बदले जब इसमें हम धारा प्रवाहित करें, जब इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो धारा बनती है और वो धारा के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समानुपाती होता है। इसको हम अगर एक ग्राफिकली समझे इस तरह से कुछ, कि जैसे कि हम एक टेबल बना लें इस तरह से, जैसे कि भी है और ये I है और ये देखें हम R देखेंगे रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम मान लो कि भी 0 रखते हैं, यानी कि हम इस कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। तो भी का मान 0 तो I का मान भी 0, तो रेजिस्टेंस भी क्या दिया हमको 0 दिया है ना। अब अगर हम भी का मान कर दिए, मान लो कि हम भी का मान करते हैं 2 है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना डाले 2 डाल दिए, तो देखते हैं कि कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करता है I, जो कि एम्पियर में है, भी जो कि वोल्ट में है, और रेजिस्टेंस जो कि ओम में है ना, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम में है। ठीक है, तो देखते हैं कि जब भी का मान 0 तो I का मान भी 0 है ना। अब जब देखते हैं कि भी का मान जब हम 2 रखते हैं तो I का मान कितना आता है 1। अब रेजिस्टेंस की बात करें हम तो भी अपॉन I, यानी भी बटा I, तो भी का मान कितना है 2 और I का मान कितना है 1, तो 2/1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/1 है ना। 2/1 जब करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या दिया 2। अब हम क्या करते हैं कि भी का मान को और बढ़ाते हैं, मतलब जो बैटरी था 2 वोल्ट का जो बैटरी था उसके जगह पे अब हम 4 वोल्ट का बैटरी लेके चले आए, यानी भी का मान को हम 4 कर दिए। तो जैसे ही हम भी का मान को 4 करते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, और करंट अब 1 से क्या हो जाता है 2 हो जाता है ना। अब फिर देखेंगे भी बटा I करेंगे तो भी के जगह पे 4 रखें और I के जगह पे 2 रखें तो 2। तो देख रहे रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। 0 ये अलग चीज था कि जब 0 था तो 0 था, यानी कोई चीज को हम नहीं जोड़े। अब जब देखें भी को 2 रखें, I को 1 रखें तो भी 2 आ रहा, 4 रखे 2 रखे तो भी 2 आ रहा। अब हम इसका मान को 6 कर दिए है ना, यानी कि अब 6 वोल्ट का बैटरी लेके आए। तो जैसे हम 6 वोल्ट का बैटरी लाके लगाए तो करंट और इंक्रीज कर गया है ना, थोड़ा सा करंट और बढ़ गया, और करंट बढ़ के 2 से क्या हो गया 3 हो गया। अब फिर से 6/3 करेंगे, जैसे 6 रखते हैं, भी का मान 6 और I का मान 3, तो 3 दूना 6। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है
कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो उन्होंने फिर बाद में ये बोला कि भी को जब हम बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा, यानी भी और आई समानुपाती होगा, और ये दोनों का जो अनुपात रहेगा वो अनुपात एक नियतांक रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। और यही क्या था, ओम्स लॉ। अब इसका हम स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं कि नियत, या नियत को हम हटा करके लिख लें इस तरह से कि भौतिक अवस्था, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, जैसे ताप, दाब, है ना, घनत्व एटसेट्रा, यहाँ पे एटसेट्रा कर लेते हैं, को बिना बदले किसी चालक को विभवांतर से जोड़ा जाता है, तब चालक में उत्पन्न धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, तथा, इसको हम मिटा दें, तथा विभवांतर और धारा का अनुपात नियतांक होता है। ये था ओम का नियम। आप इसको याद रख सकते हैं कि भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब, घनत्व, एरिया, लंबाई, ये सबको बिना बदले अगर हम किसी चालक को विभवांतर से जोड़ते हैं तो चालक में जो धारा उत्पन्न होती है वो विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। और साथ ही साथ विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। तो विभवांतर और धारा के अनुपात कौन होता है, रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। हम कुछ भी बदले 6 की जगह पे अगर हम वहां पे 12 कर देंगे तो भी यहाँ पे जो भी आएगा करंट और रेजिस्टेंस सेम रहेगा, है ना। तो इस तरह से इसका नियम है। और नियम को जब हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, है ना, तो इस तरह से कुछ लिखेंगे क्योंकि विभवांतर और धारा क्या समानुपाती है। तो विभवांतर समानुपाती धारा, यानी अर्थात करके हम ऐसे करके लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालेंगे और वो कांस्टेंट R हो जाएगा। और I को हम पहले लिख दें अगर, तो V इज इक्वल टू IR, जहां R क्या है, नियतांक। उन्होंने बताया था कि नियतांक होता है, R नियतांक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए, जब भी समझने में कहीं पे दिक्कत लगे, आपको जो भी पढ़ाया जाता है समझने में कहीं पर भी दिक्कत लगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है, वहां से आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको जो भी दिक्कत लगे, और हर एक चैप्टर वाइज का, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी पढ़ चुके हैं, तो दोनों का स्टडी मटेरियल जो भी हमारे पास, जो भी स्टूडेंट का नंबर आ रहा, तो हम उसे सेंड करते चले जा रहे हैं। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और घर पे रह करके सुरक्षित रहिए और तैयारी को अपना कंटिन्यू रखिए। और जहां पर भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट पे जो भी है वीडियो बना करके उसको क्लियर करेंगे। चलिए, तो आप ओम्स लॉ को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देख चुके हैं ना। अब ग्राफ देखते हैं कि V और I के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो सपोज ये I है और ये V है,
पोटेंशियल डिफरेंस V, इधर V को शो कर रहा है और इधर I को शो कर रहा है। तो हमारा ग्राफ जो होगा V और I के बीच में, वो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का जैसे कि हम V को जब 0 रखे तो I भी क्या था, 0 था, है ना। या फिर हम ऐसा सोचे कुछ कि I जब 0 था तो V क्या था, 0, है ना। तो यहाँ पे है 0 0, तो पहला ग्राफ यहाँ पे कटा। जैसे हम थोड़ा से I बढ़े 1, सपोज हम यहाँ पे आए तो V कितना हो गया, 2, तो 1 और 2 यानी कि इस पॉइंट पे आके कटेगा। उसी तरीका से हम जब देखेंगे कि I को जब हम थोड़ा से और बढ़ाएं, 1 से जब 2 किए तो 2 जब किए हम यहाँ 2 किए तो V कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। सपोज ये 4 आ गया तो ये लाइन यहाँ आके कट जाएगा। इस तरह से हम देखें जब 6 कर I को 3 जब कर दिए हम, 3 जब कर दिए यहाँ तो ये हो गया 6 हो गया, यानी कुछ यहाँ पे आ गया। तो इसका जो ग्राफ आके कटेगा वो लगभग यहाँ आके कट जाएगा। अब हम एक लाइन से ऐसे मिला दें तो कुछ हमको इस तरह से लाइन मिलेगा, यानी लगभग ये ऐसा कुछ दिखेगा। हम सीधा लाइन ले लिए क्योंकि हम ग्राफ कॉपी पे तो कर नहीं रहे इसको। तो हमको जो ग्राफ मिलने वाला है V और I के बीच में, वो ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना। स्ट्रेट लाइन आप मैथ में जिस तरह पढ़े होंगे आप, तो वहां से जिस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की ग्राफ देखते हैं तो वैसा ग्राफ हमको यहाँ पे दिखता है ना। कि अगर हम V को जितना भी बढ़ाएंगे तो I क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। V का हम जितना भी मान बढ़ाएंगे तो I क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ ऐसे करके हमको मिलता है। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप, इसको क्या कहा जाता है, स्लोप कहते हैं, है ना। ये स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है, स्लोप। और अगर सपोज यहाँ पे एंगल हम थीटा मान ले तो स्लोप ऑफ tan थीटा जो होगा वो क्या देगा हमको, V अपॉन I देगा। V अपॉन I कैसे देगा, जैसे हम tan थीटा में हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें, हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर सपोज हम ये वाला ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे इधर देख रहे हैं V है, इधर क्या है V, तो यहाँ पे V कितना था, तो 0, यहाँ पे देख रहे थे तो 2, और यहाँ पे देख रहे थे तो 4 था। तो यहाँ पे V कितना था, 4 था, यहाँ पे कितना था, 2 था, यहाँ पे कितना था, 6 था। तो V कितना हो गया, 4, और यहाँ पे I कितना था, 0 1 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, है ना। यानी कि V का मान 4। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। यानी परपेंडिकुलर लंब बटा आधार होता है। तो थीटा यहाँ पे है, तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये वाला। तो इसकी हाइट कितनी है, तो 4 के बराबर है, और आधार कितना हो जाएगा, ये वाला। इसका हाइट कितना है, 2, यानी 4 2 कितना देगा हमको, 2 देगा। ये जो 2 देता है यानी स्लोप ऑफ tan थीटा जो है, यानी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, वो हमको रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस देता है। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब यहां से हम ये याद रखेंगे कि जितना ज्यादा इसका स्लोप होगा उतना ज्यादा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। अगर हम कोई और कंडक्टर का ले, कुछ ऐसा ग्राफ ले, जैसे ये धारा है, ये धारा I है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये इधर ग्राफ, ये इधर ग्राफ। मान लो ये ग्राफ एक ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है कुछ, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये ग्राफ फर्स्ट है और ये ग्राफ सेकंड है। यहाँ पे एंगल बन रहा थीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा सपोज थीटा डैश बन रहा, कुछ भी एंगल बन रहा, हम एंगल ले या ना ले उससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधा हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमको ये चीज पता है कि स्लोप ऑफ tan थीटा जो है, स्लोप ऑफ tan थीटा क्या दे रहा, रेजिस्टेंस दे रहा। तो किसी भी चीज का स्लोप जो है, यानी कि V और I के बीच में जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है, वो स्लोप किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। तो अगर हम देखें इस ग्राफ में देखें, और इस ग्राफ में हमको अगर बताना रहे कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, जैसे एक कंडक्टर का ग्राफ 1 वाला शो किया गया है, दूसरे कंडक्टर का ग्राफ 2 वाला शो किया गया है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों कंडक्टर में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो हमारा आंसर होगा क्या, कि देखेंगे रेजिस्टेंस कौन देगा, तो स्लोप देगा, है ना। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा रहेगा
उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा। स्लोप यानी tan थीटा, जिसका tan थीटा सबसे ज्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो हम देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, तो दोनों में से आपको खुद दिख रहा होगा कि किसका ढाल, किसका स्लोप ज्यादा है, 1 का ज्यादा है या 2 का। तो आपका आंसर होगा 2 का। तो 2 का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R1, है ना। यानी 2 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और 1 का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिए कि V और I के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जैसे हम एक और क्वेश्चन ऐसे करके लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है। इस तरह से कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, है ना। फिर से देखें तो ये धारा है I और इस तरह से ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा कंडक्टर के लिए ग्राफ का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना। हमारे पास 3 कंडक्टर का ग्राफ शो किया गया है, एक पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर का और ये तीसरा कंडक्टर का। तो हमें याद है कि जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो देखते हैं कि किसका स्लोप सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, थर्ड का। तो हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस थर्ड का होगा। उसके बाद सबसे कम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, 1 का होगा, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा हो जाएगा R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। कुछ इस तरह से हमको दिखने वाला है ना। यानी सबसे कम R1, उससे ज्यादा R2 और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इस तरह से हम और भी क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं और हम रट लेते हैं, है ना, कि V और I में ग्राफ देखेंगे तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम ग्राफ कुछ इस तरह से, मान लो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V और यहाँ पे है धारा I। इधर पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा और इधर I को शो कर रहा। अब हमसे पूछा गया फिर से सेम क्वेश्चन कि बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमने तो रट चुका है ना, कि जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो तुरंत ऑप्शन मिला हमारे पास, है ना, कि V2 इज ग्रेटर देन, कुछ इस तरह से ऑप्शन था ए में R2 ग्रेटर देन R1, बी कुछ इस तरह से मिला R2 लेस देन R1, सी कुछ इस तरह से मिला R2 इज इक्वल टू R1 और डी कुछ इस तरह से मिला R2 बराबर, या फिर नन कर दो इसको, नन ऑफ दीज। अब ये ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। खुद से देखिए, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए तो आप ट्राई कर लिए होंगे, है ना, उम्मीद करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमने रट्टा मारा है कि जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा है। यहाँ पे गलत हो जाएगा अगर आप सोचोगे कि 2 का ज्यादा है, यानी अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा होगा तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, क्योंकि हमको सिर्फ ये नहीं रखना है कि जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, हमको साथ में ये भी याद रखना है कि नीचे जो है, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में धारा है और वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ग्राफ में भी ऐसा एडजस्ट होना चाहिए कि वाई को पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन बताया जाए और एक्स को धारा की दिशा बताया जाए। अगर ऐसा नहीं रहेगा, इसके अपोजिट रहेगा, तो ग्राफ या जो भी स्लोप है, जो भी कंडीशन है, वो भी उल्टा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम चेंज कर दिए, इस ग्राफ में धारा के जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे धारा आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा कि अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धारा का मान देख रहे हैं, या जो भी हम इसको उल्टा, हम इसका उल्टा से समझ सकते हैं कि उसमें देख रहे थे कि जिसका स्लोप सबसे ज्यादा था तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा था। यहाँ पे देखेंगे जिसका स्लोप सबसे कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा, और जिसका स्लोप सबसे ज्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम हो रहेगा, इसका स्लोप कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई कम है लेकिन भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से भी अपॉन आई हमको देता है रेजिस्टेंस।
तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से बनाइएगा। तो ओम्स लॉ में आपको इतना पढ़ना है। ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ को हम आगे देखेंगे। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, असलियत में हम लोग ओम्स लॉ का जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, एक तो होता है V इज इक्वल टू आई आर, इसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और भी एक इक्वेशन होता है वो भी ओम का नियम कहलाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि वो दूसरा इक्वेशन कौन सा है। वो इक्वेशन जिस तरह से V अपॉन आई टेम्परेचर सेम रहने पे इसका मान कांस्टेंट रहता है, सेम ऐसा और भी कंडक्टर में बहुत सारी क्वांटिटीज है जो टेम्परेचर सेम रहने पे उसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, और उसको भी हम ओम का नियम कहते हैं। यानी ओम का नियम का कोई दूसरा रूप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, कुछ इस तरह का कंडक्टर है ना, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको हम क्या किए, बैटरी से जोड़ दिए। विभवांतर के बैटरी से जोड़े, आई करंट फ्लो कर रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वीडी है ना। तो हम कुछ इस तरह से मान लें कि मेरे पास एक कंडक्टर है, माना एक चालक, जिसे भी विभवांतर से जोड़ा गया, तब चालक में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कितना है, वीडी है ना। तो कुछ इस तरह से हम मान लिए कि माना कि एक चालक जिसे भी विभवांतर से जोड़ा गया, तब चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आगे देखेंगे, तथा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है तब। और सपोज हम मान लें कि चालक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। तब हमने रिलेशन पढ़ा I बराबर NEAVD। ये रिलेशन आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम, जब हम लोग करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड कर रहे थे। तो वहां पे हम देखे हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD, और J इज इक्वल टू क्या होता है, NEVD। जहां N क्या है, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है, कंडक्टर का एरिया, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जब चालक में भी विभवांतर को अप्लाई किए हैं, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हुआ है ना। जब बैटरी से जोड़े तो चालक पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हुआ, सपोज ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है ना। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं किसी चालक पे, तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेट करने लगते हैं है ना, और उसका त्वरण होता है। तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो रिलेशन हम लोग कुछ इस तरह से पढ़े थे कि चूंकि वीडी इज इक्वल टू होता है EET बाई M। ये हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, जहां T क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। T क्या है यहाँ पे, ये आपका T है, और T को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं, तो ऐसा है कि जब हम चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली जब चलता है, तो चालक में जो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन लगातार टकराता है। तो दो टक्कर के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दो टक्कर के बीच, जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन टकराया
और उसके बाद टकराने के बाद जब वो दूसरा बार टकराएगा तो ये दोनों के बीच जो टाइम लगता है कि 1 मिनट के बाद टकराएगा, 2 मिनट के बाद टकराएगा, 1 सेकंड के बाद टकराएगा, 0 पॉइंट समथिंग सेकंड के बाद टकराएगा, तो वो टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो VD इज इक्वल टू क्या है, EET/m। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू NEA और VD की जगह पे क्या रखे, EET/m। अब देख रहे हैं तो E और E तब दोनों मल्टीपल होगा तो यह स्क्वायर हो जाएगा, तो NE² AET और बाई m, ये आ गया I का वैल्यू कुछ इस तरह से। चलिए, तो यहां तक के समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं यहां से जब आगे चलते हैं तो I इज इक्वल टू NE² AET/m। तो पहले हम समझते हैं कुछ और कि चूंकि E और V में, E इलेक्ट्रिक फील्ड और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V/L। ये रिलेशन होता है। L यानी कि चालक की लंबाई। सपोज मान लो कि चालक की लंबाई, ये चालक की लंबाई सपोज कितना है, L है, तो E इज इक्वल टू V/L होता है। ये हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू V/L। तो जहां पे E है वहां पे हम V/L रख देंगे, इसलिए I बराबर हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, NE² AT/m और इनटू क्या हो जाएगा, V/L हो जाएगा, है ना। अब अगर हम इस V को इधर लेके चले आए तो I/V इज इक्वल टू NE² AT/m इंटू L, ये हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसको हम उठा के कहाँ लेके चले आए, नीचे। ये ऊपर में है, डिवाइड है तो इधर आएगा, सॉरी इधर मल्टीपल में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए, अब इसको हम पलट देते हैं, ये समीकरण को उल्टा कर देते हैं, है ना। I/V को हम V/I बना देते हैं। तो जब हम V/I बनाएंगे तो इधर वाले पार्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, m इंटू L बाई NE² A/T। अब V/I बराबर हम क्या जानते हैं, R। अभी हम पढ़े थे पिछले वाले में, है ना। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना कि V/I बराबर क्या होता है, तो V/I बराबर R होता है। यानी कि V/I जो है किसी चालक का अगर टेम्परेचर सेम रहेगा, समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो V/I भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और V/I जब कांस्टेंट होता है तो ये वाला पार्ट भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है ना। यानी MLNE² AT जो है इसका मान भी नहीं बदलता। और इसी को हम बराबर R से लिख सकते हैं, या फिर हम इसलिए करके लिख देंगे कि R इज इक्वल टू M इंटू L/NE² AT। ये भी ओम्स लॉ है, इसको भी हम ओम का नियम कह सकते हैं। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर के समीकरण को ओम्स लॉ कहा जाता है। आगे भी हम लोग जब इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो J बराबर सिग्मा E आ जाएगा, है ना, करंट डेंसिटी के साथ में, तो वो भी होता है। इस तरह से, जिस तरह से रेजिस्टेंस को भी हम चेंज करेंगे, जब कंडक्टेंस में चेंज करेंगे, कंडक्टिविटी में चेंज करेंगे और या रेजिस्टिविटी में चेंज करेंगे, तो अपने आप वैल्यू चेंज होते जाएगा। लेकिन ये वाला इक्वेशन जो है टेम्परेचर सेम रहने पे इस इक्वेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये भी आपका ओम का नियम है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ओम का लॉ अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, और ओम्स लॉ का एक्सेप्शन को देखेंगे। तो आप अच्छी तरीका से वीडियो को देखिए, समझिए। जहां पे आपको दिक्कत लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका सारा डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको बताएं कि कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो जिसको भी इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको स्टडी मटेरियल वहां पर आपको एवरीडे डेली क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाएगा, और आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और जहां पे आपको प्रॉब्लम लगे तो उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए, ठीक है।